नमस्कार साथियों, पोएट्री आर्ट के कविता की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चौपाई। चौपाई बहुत प्रचलित छंद है। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका छंदों का प्रयोग हुआ संस्कृत में। उससे पहले प्राकृत अपभ्रंश में इसका भी प्रयोग मिलता है और प्राकृत पेंकलम नाम से एक जो उनका छंद है, रचना है प्राकृत अपभ्रंश की, प्राकृत पेंकलम, उसमें भी चौपाई का प्रयोग होता था और उसी से विकसित होकर ये हिंदी में बहुत सर्वप्रिय छंद कहलाया चौपाई। चौपाई हमेशा कोई कथा के वर्णन के लिए या किसी की कहानी आगे कहने के लिए ही हमेशा इस्तेमाल हुआ है सबसे ज्यादा। ये एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं इसके, जैसे दोहे में मैंने बताया था ना, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्रा जो होती है इसके अंतिम जो है चरण में, इसके जो है चरण के अंत में जो अंत होगा वो गुरु से होता है हमेशा। अब 4 चरण को हम अगर कहें तो 2 लाइन, 2 पंक्तियों को हिंदी में एक दल भी बोल देते हैं, तो ये 2 दल का चौपाई का जो छंद कहलाता है वो बड़े आसान है। हमारे यहाँ कितने ही हिंदी के साहित्यकारों ने और कितने ही जो रचनाकार हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। जैसे सबसे ज्यादा तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका इस्तेमाल किया। गोस्वामी तुलसीदास ने तो सबसे ज्यादा प्रचलित किया इसको चौपाई छंद। घरों तक पहुंचाने में चौपाई छंद का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे तुलसीदास जी का। इसके अलावा महाकवि जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा, उसमें चौपाई का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। नंद हैं, सूरदास हैं, हमारे यहाँ कितने ही हैं, केशव हैं, ऐसे कितने ही सारे कवि हैं जिन्होंने चौपाई का भरपूर प्रयोग किया। और वर्णनात्मक छंद, आप हम घर में हम देखो रोजाना सुबह पूजा में क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने जो रचना की उसमें पूरे चौपाई है और दोहा दोनों में मिक्स है। इसको कहते हैं चौकल, यानी जो गुरु गुरु होता है, 4 पद जो 4 मात्राएं होती है उसे चौकल भी बोलते हैं। 1 मात्रा को एकल, 2 मात्रा को द्विकल, 3 मात्रा को त्रिकल और 4 मात्रिक जो होता है शब्द या उसमें चौकल शब्द होता है। तो चौकल भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा है। अगर आपको चौपाई लिखनी है तो उसमें 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। हर चरण के अंत में जो तुकांत होता है वो गुरु से इसका अंत होता है। केवल सीधा सीधा लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे आप तुलसीदास को ही देख लीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। ऐसे तुलसीदास वो उसमें पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये कई धुनें हैं जो प्रचलित हैं। इस धुन पे लिखोगे तो जल्दी आपको समझ आएगा। जैसे अब तुलसीदास जी का ले लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी। अब इसकी गणना कीजिए, मंगल में कितनी मात्राएं हुई? 4 मात्राएं। भवन, भवन में कितनी हुई? 3 मात्राएं, 3 लघु हो गए। अमंगल, अमंगल में कितनी? 5 मात्राएं, लघु गुरु गुरु, ठीक है। हारी में कितनी हुई? गुरु गुरु, 4 मात्राएं। तो री हारी, री में गुरु, गुरु से इसका पहले चरण का अंत हुआ। तो मंगल में 4, भवन में 3, 4 और 3 7, अमंगल में 5, 7 5 12 और अमंगल हारी, हारी में कितनी? 4, 12 4 16। तो एक चरण में ऐसे 16 की गिनती होती है। तो एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत इसका गुरु से होता है। पहले चरण की दो पहले पंक्ति जो चौपाई की होती है, यानी 2 चरण होते हैं, उसके अंत में गुरु से ही अंत होगा और उनके तुकांत में मिलेंगे। दूसरी पंक्ति में जो तीसरा और चौथा चरण होता है, इसमें भी अलग तुकांत होगा, लेकिन दोनों तुकांत मिलते हैं अंत में, गुरु से ही अंत करते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है। प्राकृत पेंगलम में चौपहिया होगा, चौपहिया, 4 पाए जिसके होते हैं, चौपहिया। तो उसमें क्या है, 15 मात्रिक छंद होता था, 15 मात्राओं का उसमें छंद का विधान था। 15 मात्राएं वो कैसे करते थे? वो जो अंत होता है चरण का वो गुरु और लघु से करते थे हमेशा, यानी अंतिम जो गुरु होता है उसकी मात्रा गिरा देते थे, एक पतन हो जाता है उसका, तो 1 मात्रिक। तो अंत कैसे करते थे? गुरु से और लघु से। अमंगल भवन अमंगल हारी। अब
हारी की जगह हार कर दे, मंगल भवन अमंगल हार, हार करते ही क्या हो जाएगा, चौपैया, चौपैया बन जाता है ये। चौपाई जो पूरा बोलते हैं उसमें हिंदी में जब विकसित किया इसको तो 16 मात्रा में इसको विकसित कर दिया गया। तो हिंदी में जब लिखते हैं इसको चौपाई को, या अवधि में लिखी इस चौपाई को, ब्रज भाषा में जब इसको लिखा तो इसको 16 मात्रा ही स्वीकार किया चौपाई। ठीक है, कुछ लोग 15 का भी निर्वाह करते हैं चौपैया में, वो चौपैया कह चौपई चौपई कहलाती है। पा में एक डंडा हट जाता है, वो वैसी वहां मात्रा भी गिराती है, तो चौपई बोलते हैं। और चौपाई जब बोलते हैं तो उसमें 16 मात्राएं होती है, सीधा सीधा है। कुछ लोग इसको गुरु 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 के क्रम में भी, यानी कितने 8 गुरु वाले शब्द ले लेते हैं, तो वो 16 मात्रा हो जाती है। ठीक है, और कई लोग जो है इसको नहीं मानते, वो विषम विषम सम सम या सम सम विषम विषम इस प्रकार से भी लेते हैं, यानी विषम सम कुछ इस प्रकार का भी क्रम बना लेते हैं। तो कई तरह से है। जब भानु एक बहुत अच्छे राइटर हुए, भानु ने 3 तरह से चौपाई को लिखने का क्रम बनाया। उन्होंने किया कि एक तो उन्होंने बनाया सम सम का प्रयोग किया, सम सम में सारे ही सम, जैसे गुरुपद पंकज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, तो इस तरह से उन्होंने इसको गुरु सम सम, यानी सब गुरु गुरु गुरु, तो सम सम का प्रयोग किया मात्राओं का। और कई जगह प्रयोग किया उन्होंने विषम विषम सम सम, इस तरह से, जैसे नित्य भजिए तज मन कुटिलाई। अब इसमें नित्य भजिए 3 मात्राएं, नित्य भजिए फिर 3 मात्राएं, तो ऐसे ही गुरु गुरु ना करके उन्होंने इसको इस तरह से भी स्वीकार किया। एक उन्होंने क्या, विषम विषम सम और विषम विषम सम, तो 3 तरह से इनके आप चौपाई लिखने का उन्होंने क्रम बताया कि लिख सकते हो। पहला क्रम जो है जो सम सम, जिसमें गुरु 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 का ही शब्दों का प्रयोग होता है, और एक में उन्होंने कैसा किया, विषम विषम सम सम। ठीक है, तो विषम विषम सम सम, विषम विषम सम सम। और तीसरी तरह का उन्होंने किया विषम विषम सम, विषम विषम सम। तो तीनों तरह से चौपाई की गणना जो करते हैं वो स्वीकार कर लिया था उस छंद को। ठीक है, तो उसमें तीसरे में किया उन्होंने कहूँ राम की कथा सुहाई, तो इसमें आप क्या है ये विषम विषम सम, तो यानी 3 3 और 2 मात्राएं ऐसे उन्होंने ली, यानी 3 लघु पहले 3 लघु बाद में और 1 गुरु बाद में, तो इस तरह से भी किया। और इसी तरह का प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने यहाँ किया, तीनों तरह का, तीनों प्रकार से चौपाई लिखी, जिसमें गुरु 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 है, जिसमें उनका उदाहरण मैंने अभी आपको पढ़ बताया भानु जी ने, उसमें देखा, उसमें क्या बताया, उसमें बताया गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, ये भी तुलसीदास ने इस तरह से लिखा, यानी गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। अब इसकी गणना करोगे तो गुरु 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 निकलेगा, 8 गुरु निकलेंगे, तो 16 मात्राएं इस तरह से बनेगी पहले चरण की। दूसरे में उन्होंने क्या, विषम विषम सम सम का, भानु ने इस तरह से भी उसको व्याख्यायित किया। उन्होंने क्या, नित्य भजिए तजी मन कटुलाई, नित्य भजिए तजी मन कुटलाई, इसमें क्या है, नित्य भजिए, तो विषम विषम यानी 3 लघु फिर 3 लघु, सम सम गुरु गुरु, तो इस तरह से उन्होंने इसको लिया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने तीसरी तरह से भी चौपाई कही, विषम विषम सम वाला उदाहरण लेके। ठीक है, क्या, कहूँ राम की कथा सुहाई, तो इसमें भी विषम विषम यानी 3 लघु फिर 1 गुरु फिर 3 लघु फिर 3 लघु और 1 गुरु, इस तरह से गणना करके उन्होंने 16 मात्राओं का पहला चरण निर्धारित किया। तो आप भी इस तरह से लिखें तो सीधा सीधा इसकी धुन है उस हिसाब से, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई का पूरा छंद हुआ, इसमें 4 चरण हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहला चरण, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर दूसरा चरण, राम दूत अतुलित बल धामा तीसरा चरण, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा चौथा चरण। ठीक है, तो धामा नामा ये तुकांत हुआ, तुकांत हो गया ना। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो सागर उजागर ये तुकांत इस्तेमाल किए, अंत इनका गुरु से ही हो रहा है। ठीक है, चौपाई में 4 चरण, चारों में ही चरण जो है पहले और दूसरे चरण का तुकांत एक सा होगा, तीसरे और चौथे चरण का तुकांत एक सा होगा। ठीक है, 16 मात्राएं दोनों में होंगी, अंत गुरु से होगा, केवल ये ध्यान रखना है। इसकी धुन जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं उसकी चौपाई, जिसमें जो है उन्होंने चौपाई की 9388 चौपाइयाँ लिखी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, तो जैसे उसमें गाते हैं आप वैसे उसको गाइए। और रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा में जैसे चौपाइयाँ आप गाते हैं उसको वैसे गाइए। गा के लिखेंगे
तो बड़ा आसान हो जाएगा। मात्रा गणना उसके बाद करना, ठीक है। मात्रा का गणना की समझ ना आए तो मेरा एपिसोड कविता की पाठशाला एपिसोड नंबर 2 आप देख सकते हैं। और जितने और एपिसोड देखने हैं तो आप क्या करेंगे, पोएट्री आर्ट के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और ये जो आई का बटन दिखाई दे रहा है ना मेरे ऊपर, इसको दबाएंगे तो मेरे पिछले सारे एपिसोड खुल जाएंगे। आपको ये ध्यान रहेगा। मैं अभी आपको मात्राओं का हल्की हल्की जानकारी कविता की दे रहा हूँ, छंदों के बारे में बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य में कौन से छंद ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। गजलों पर भी आऊंगा, लेकिन गजलों को मैं बीच बीच में नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ एक बार हिंदी साहित्य के छंदों को हम पूरी तरह से समझ लें और उसके बाद हम गजलों का जब क्रम शुरू करें तो फिर गजलों की ही मात्राओं का, गजलों की ही बहरों का और उस हिसाब से आए, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि हिंदी की छंद में मात्राओं की गणना, हिंदी के छंद कैसे होते हैं, जब इसमें आप मजबूत हो जाएंगे ना तो गजलों को कहने में उतनी ही आसानी होगी आपको, ठीक है। तो आज चौपाई के बारे में मैंने बताया, बहुत आसान है, प्रयास करना। और अगर मुझे इस पे कमेंट करें, इस अपने मेरे एपिसोड पे यूट्यूब चैनल पे देखने के बाद, तो उसमें चौपाई लिख के प्रयास करना, ठीक है। तो आज मैं इतना ही आपसे बात करना चाहूँगा पोएट्री आर्ट के कविता की पाठशाला कार्यक्रम में। आज इतना ही। जो भी कमेंट करें वो नीचे लिख के चौपाई के रूप में करें या आपकी तरफ से जो भी लिखें। और हाँ, एक बात याद रखना, इस एपिसोड को ज़रूर आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं जैसे पिछली बार बताया 2 लोगों को कम से कम करना, ताकि जो हमारी मुहिम है नए रचनाकारों तक इसकी जानकारियाँ पहुँचाने की, ताकि हम अच्छी कविताएं लिख सकें, पॉलिश्ड कविताएं लिख सकें, परिपक्व हमारी रचना हो सके, एक आकार ले सके। इसके लिए आवश्यक है छंदों का निर्वाह, उसका व्याकरण की जानकारियाँ कविता की, तो कविता का व्याकरण और लोग भी समझें। इसलिए ये एपिसोड आप देख रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है, ये हिंदी साहित्य की सेवा ही कहलाएगी कि इस एपिसोड को आगे भी आप प्रसारित करें और फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोरोना काल है, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। होती है मुलाकात अगले एपिसोड में। नमस्कार।